मैं हमेशा ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारा ये जो जीवन है या फिर खेती को करने का जो हमारे तौर तरीके हैं वो सब कुछ प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर हैं। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे कभी जीवामृत को लेकर, कभी संजीवनी खाद को लेकर, कभी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के ऊपर और कभी दोस्तों कार्बन के ऊपर। तो मैं अपने किसान भाइयों को समझा दूं कि कैपिलरी सिस्टम ज़मीन का एक ऐसा नेचुरल पंप है जिससे पानी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद छोटे छोटे खाली स्थानों, मतलब जो ज़मीन की कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अश्विनी विशिष्ट और मेरा श्री जी की बगिया के नाम से यूट्यूब चैनल है और मैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर जीवन में खुशहाली कैसी लाई जाए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के ऊपर मेरे अक्सर विषय रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनको मेरी कही बात अच्छी लगती है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो पोस्ट करता रहता हूं, जैसे कभी जीवामृत को लेकर, कभी संजीवनी खाद को लेकर, कभी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के ऊपर और कभी दोस्तों कार्बन के ऊपर कि कार्बन का फसलों में क्या रोल है। और दोस्तों, मैं हमेशा ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारा ये जो जीवन है या फिर खेती को करने का जो हमारे तौर तरीके हैं वो सब कुछ प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर हैं। और जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो ये हमें नेचुरल, दोस्तों नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, ये प्रकृति ही हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रकृति की समझ क्या है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़मीन और जल ये दोनों प्राकृतिक संसाधन हैं। दोस्तों, ज़मीन और जल मतलब अगर ज़मीन के नीचे भूगर्भ जल का लेवल ऊपर होगा तो सिंचाई की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के कैपिलरी सिस्टम से जल अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि विशिष्ट साहब, ये कैपिलरी सिस्टम क्या होता है और इसका हमारी ज़मीन से क्या लेना देना है। तो मैं अपने किसान भाइयों को समझा दूं कि कैपिलरी सिस्टम ज़मीन का एक ऐसा नेचुरल पंप है जिससे पानी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद छोटे छोटे खाली स्थानों, मतलब जो ज़मीन की कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होती है, जो पौधों के लिए पानी और पोषक तत्वों की उपलब्धता में एक अहम भूमिका निभाती है। वो कैसे, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, जब ज़मीन में पानी का लेवल ऊपर होगा तो ज़मीन में पनपने वाले लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव कार्बन पदार्थों को विघटित करके ह्यूमस को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, ज़मीन में अगर ह्यूमस है और कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में है तो हमें फिर कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा एक ज़माने में होता भी था, क्योंकि मैंने और मेरे जैसे लाखों किसानों ने वह ज़माना देखा है। दोस्तों, अगर मैं 60-70 साल पहले की बात करूं तो उस समय ना तो कोई फर्टिलाइज़र देना पड़ता था और ना ही खेतों में सिंचाई करनी पड़ती थी और ना ही फसलों में कोई बीमारी लगती थी और ना ही कोई कीड़ा लगता था। ऐसा क्यों विशिष्ट साहब, ये सब हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि ये सब आज तक किसी यूट्यूबर ने या फिर खेती के महान जानकारों ने कभी बताया ही नहीं कि ऐसा भी होता है जो आज आप बता रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, आज आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ज़मीन, जल और फिर जंगल और जीव। तो जब हम जंगल लगा देंगे तो जीव अपने आप ही आएंगे, क्योंकि जीव नेचर की एक ऐसी उपज है जिसे हम पाल नहीं सकते। और मैं इसीलिए अपनी वीडियो में बार बार कहता हूँ कि खेतों के मेड़ पर पेड़ अवश्य लगाएं। और हम अगर पूरे हिंदुस्तान के खेतों में पेड़ लगा दें तो आप मान लीजिए कि मेरे देश की 20% धरती हरी भरी हो जाएगी। और जब धरती हरी भरी हो जाएगी तो बारिश फिर अवश्य होगी, और जब बारिश होगी तो हमारे देश में पेड़ भी हरे भरे होंगे। और जब पेड़ हरे भरे होंगे तो चिड़िया भी होंगी, तितली भी होंगी, मधुमक्खियाँ भी होंगी,
केचुआ भी होगा, दोस्तों सब कुछ होगा। दोस्तों अब ये सब जानने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमारे एरिया में ज़मीन, जल, जंगल और जीव कितने होने चाहिए और कितना है। दोस्तों ये प्रकृति खेती है और इसकी समझ ही खेती है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि खेती के दो निवेश हैं, अपना श्रम और अपना दिमाग, जिससे हमें बाज़ार में जाना ही ना पड़े। तो देश का जो भी किसान खेती के रास्ते से आनंद की अनुभूति लेना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के नेचुरल तरीक़ों को फिर अपनाना ही होगा। एक बात और कि अक्सर मेरे दोस्त जो कि इंजीनियर हैं, जो मेरे साथ काम करते थे, कहते हैं कि वसीम साहब आपके अनुसार खेती फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया या समाज में जो दिख रहा है उससे तो ये दिखता है कि खेती घाटे की चीज़ है, क्योंकि किसान खेत बेचकर शहर में जा रहा है। तो वसीम साहब अगर खेती फ़ायदे की चीज़ होती जैसा कि आप कह रहे हैं तो वो शहर में क्यों जा रहा है। तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ, अज्ञान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन दोस्तों हकीकत ये भी है कि सारी दुनिया का पेट खेती ही पाल रही है। हाँ मैं मानता हूँ कि आज की डेट में उनके पास पैसा नहीं है। उसका मुख्य कारण कि वो जितना कमाता है उसका 70% बाज़ार ही ले जाता है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि खेती का कोई भी निवेश हमें बाहर से ना लाना पड़े। दोस्तों मेरे साथ जो भी हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं और मेरा जो कई सालों का अनुभव है, मेरा तजुर्बा है, वो ये कहता है कि खेती में कोई घाटा नहीं होगा, ये फ़ायदे की चीज़ है। बस हमें इसे समझ के साथ करना होगा। वो समझ क्या है दोस्तों? मेरी माँ की समझ, मेरी धरती माँ की समझ कि इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जलवायु क्या है, इसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है। ज़मीन की फर्टिलिटी को ध्यान में रख के, जलवायु को ध्यान में रख के, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख के जब कोई किसान फसलों को उगाने के एरिया का एक उचित निर्णय लेता है तो कभी घाटा नहीं होगा। तो दोस्तों सारा खेल प्रकृति का है। उम्मीद करता हूँ कि आज की कही बात आपको समझ आ गई होगी कि हमारी खेती में, हमारे पर्यावरण में पेड़ों का क्या रोल है। तो इसलिए दोस्तों अपने खेतों की मेड़ पर पेड़ को ज़रूर लगाएं, अपने घरों के आसपास पेड़ ज़रूर लगाएं, जिससे हमें एक खुशी की अनुभूति मिल सके। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी कही बातें अच्छी लगती हैं और उनसे आपको फ़ायदा होता है तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।